सोचो आज के लेक्चर में कुछ और भी क्वेश्चन देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 11.2 के ऊपर, जो आपके बुक में दिया हुआ है। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन वाले हैं। तो अभी तक आपने देखा था ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला था। तो वो सारी चीजें हमने क्वेश्चंस बनाई, हमने समझी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है अगर कोई भी चीज तो क्या होना चाहिए, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ये एक कांस्टेंट आना चाहिए के। और कहने का मतलब यूं है कि जितना एक्स, जितना गुना, जितना नहीं, मतलब ये भी हो सकता है कि एक्स में 4 ऐड कर दिया गया तो एक्स बढ़ गया ना, वाई में भी 4 ऐड कर दिया गया, ये भी बढ़ गया। बट ये गुना नहीं है। मैं बोल रहा हूं जितना टाइम्स एक्स बढ़े उतना ही टाइम्स वाई भी बढ़े। अगर एक्स जितना टाइम्स घट जाए तो वाई भी उतना ही टाइम्स घट जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा के, एक्स बाई वाई पे। और इसी को बोलेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑलराइट। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, हमने क्वेश्चंस भी बना करके देख लिए कि हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है तो सिंपल था क्वेश्चन भी बनाना। हमने देख लिया था कि जी मान लो कोई ये है कि 5 घंटे में कितना डिस्टेंस चल रहा है। तो हम इस तरीके से कर पा रहे थे कि 25 मिनट में अगर 14 किलोमीटर चलता है तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 14/25 तो 300 मिनट में कितना चलेगा। ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या? टाइम और डिस्टेंस। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन बनाए अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसे कर पा रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं वही चीज कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है। सो आओ देखते हैं। सबसे पहली बात तो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होना क्या चाहिए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मैथमेटिक्स मेरा ये कहता है, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, कि एक क्वांटिटी है एक्स, दूसरा क्वांटिटी है वाई। तो x इंटू वाई अगर हम करें तो ये एक मुझे कांस्टेंट देना चाहिए के। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में x बाई वाई था, है ना। या यूं कहें कि x इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई वाई। अगर ऐसा है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दोनों बातों को दिमाग में रखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, बस मैंने इस y को इधर लिख दिया, बस ऑल। मतलब दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, बस ऑल। या नाइस इंग्लिश। सो आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये पूछ रहा है हमसे। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। खुद सोचो। जैसे हम उसमें सोच रहे थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, अपनी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो हम अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से ही तो हम सोच रहे थे पिछली बार कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर कुछ ऐसा हो तो नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब, तो मैं एक तरफ लिख लूं। मान लो एक्स क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर मतलब नंबर ऐसे लिख के ऐसे डॉट कर दिया तो नंबर हो गया। नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने काम करने वाले मजदूर हैं। और वाई क्या है, वाई है टाइम टू कंप्लीट। टाइम टू कंप्लीट, क्या कंप्लीट, वो जॉब। तो मान लो वो सीमेंट कर रहे हैं, वो घर बना रहे हैं, है ना, कुछ भी कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा है तो टाइम मुझे कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा काम को कंप्लीट करने में। सोचो, अगर एक घर है, घर को बनाने के लिए मान लो 5 मजदूर काम करते हैं और ये घर बना लेते हैं 1 महीने में, 1 मंथ में। अगर इसी में 5 मजदूर की जगह मैं बोलूँ एक काम करते हैं 10 मजदूर लगा देते हैं, तो मुझे कितना टाइम लगना चाहिए? 1 महीने से कम लगना चाहिए ना। मान लो मुझे 1 महीने की जगह पे 15 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा।
तो देखो, यहाँ पे मजदूर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन टाइम मेरा कम हो रहा है। पहले 1 महीना था, फिर 15 दिन। और यही मजदूर मान लो मैं और बढ़ा देता हूँ, मैं कर दूंगा 20, तो और कम दिन लगेगा, मान लो 5 दिन लगेगा या कुछ भी लगेगा। तो यहाँ पे लेबरर्स या नंबर ऑफ वर्कर्स, या यूं कहें तो मेरा जो एक क्वांटिटी है एक्स, ये बढ़ रहा है, लेकिन जो वाई है वो घट रहा है। और यही तो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको मैथमेटिक्स में हम ये बोलते हैं। देखो, अगर मैथमेटिक्स में यहाँ पे वाई को बढ़ा दिया जाए तो एक्स घटने लगेगा। कैसे? अब देखते हैं। मान लो के की जगह पे के एक कांस्टेंट है जो कि 100 है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई वाई। पहले वाई को 1 रखो, वाई को 1 रखा तो एक्स क्या मिलेगा? ऐसे कर लेते हैं, वाई यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स। वाई को 1 रखा तो देखो 100 डिवाइडेड बाई 1, एक्स मिला 100। ओके, वाई को अब बढ़ा देते हैं, अब ये कर देते हैं 2, तो एक्स क्या हो जाएगा? 100/2, जो कि होता है 50। एक्स को और वाई को और बढ़ा देते हैं, मान लो 10 कर दिया, 10। सो 100/10, इट गिव्स मी 10। मान लो वाई को 20 कर दिया, तो एक्स हो गया 5। तो अब देखने में तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे मैंने वाई को ऐसे बढ़ाया, इट इज इंक्रीजिंग। बट व्हाट अबाउट एक्स? इट इज डिक्रीजिंग। 100 था पहले जब वाई 1 था, जब वाई 2 बढ़ गया तो ये 50 हो गया, ये और बढ़ गया तो और घट के 10 हो गया, ये और बढ़ गया 20 तो ये और घट के 5 हो गया। सो दैट्स माई पॉइंट। मेरा पॉइंट यही है कि इस तरीके की चीज जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, और यही तरीका है। देखो, y को बढ़ाते जाओ यहाँ पे तो x घटता जाएगा, y को घटाते जाओ तो x बढ़ता जाएगा। व्हाट अबाउट जैसे 2 था, 2 से मैंने y को घटा के 1 कर दिया तो ये x 100 हो गया। तो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब तुम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, कैसे बोल रहे हैं मैथमेटिक्स में कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि यहाँ पे तुम बढ़ाओ तो ये घटने लगेगा। लेकिन उस वाले में ऐसा नहीं था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था x डिवाइडेड बाई वाई, कोई कांस्टेंट था। तो अगर ये बढ़ रहा है और इसको कांस्टेंट रखना है तो ये भी बढ़ाना ही होगा, उतना ही गुना बढ़ाना होगा जितना गुना x बढ़ गया, है ना। सो कहाँ थे हम लोग, क्या बात कर रहे थे? या मैं इस मैथमेटिक्स पे चला गया था साइड, थोड़ा सा डिविएट हो गए थे। डिविएट नहीं, ये सब भी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। एंड तो हम ये समझ गए कि जो मैथमेटिक्स में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल को तो ऐसे बोलते हैं, और रियल लाइफ में ये रहा रियल लाइफ एग्जांपल। ये मेरी खुद की समझदारी बता रही है कि जब मैं वर्कर्स बढ़ाऊंगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, अगर मेरे वर्कर्स कम होंगे तो मेरा काम लेट होगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है मुझे, ये कोई मुझे आकर के नहीं बता रहा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मैं खुद बता रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैथमेटिक्स किस लिए बना है? हमारे रोज की जिंदगी में जो चीजें हो रही है उसी चीज के लिए तो बना है, उसी चीज को सॉल्व करने के लिए, है ना। सो देखो, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट दैट जॉब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये वाला है इनवर्स प्रोपोर्शन, इसको लिख देते हैं y, या y मतलब यस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और आगे देखें कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कौन सा चीज इनवर्सली है या डायरेक्टली है। तो चलो 2 नंबर देखते हैं। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन a यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब ये क्या बोल रहा है? स्पीड मेरा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा।
और मेरा दो क्वांटिटी हम बोलते हैं ना कि अगर मुझे बताना है कि प्रोपोर्शनल है कि नहीं तो दो क्वांटिटी बताओ, तो दो क्वांटिटी ये है, एक डिस्टेंस और एक टाइम। डिस्टेंस को अगर मैंने x मान लिया, टाइम को मैंने अगर y मान लिया, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, इसको k लिख सकते हैं। तो देखो ये किस फॉर्म में आ गया, x बाई वाई इक्वल टू के। ये क्या बताता है, ये बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये तो हमने देखा था। और हमने पिछले अ, उसमें वीडियोस में हमने ये भी देखा है कि इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं स्पीड और सॉरी डिस्टेंस और टाइम के ऊपर, कि अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कम टाइम ले रहा है तो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड नॉट इनवर्सली। यस। सो इसको हम नो कर दें, ये हमने ऑलरेडी पहले भी देखा हुआ है और अभी भी हमने समझ लिया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन। और देखते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो देखो ये मान लो जमीन है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा जमीन होगी उतना ही ज्यादा इसमें क्रॉप निकलेगा। मान लो किसी के पास बस इतनी सी जमीन है, तो वो इतना ही क्रॉप हार्वेस्ट कर सकता है ना। लेकिन किसी के पास बहुत ज्यादा प्लॉट है, इतना बड़ा प्लॉट है, तो ज्यादा क्रॉप हार्वेस्ट कर सकता है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है ना। इनवर्सली मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। तो जी इसको भी मैं नो बोलूंगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा वाला। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है इसलिए नो बोल रहा हूँ, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए मैं नो बोल रहा हूँ। अब आ जाओ चौथा नंबर। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ओके, सो जर्नी फिक्स्ड है। सो पहली बात तो देख लेते हैं, फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब इसमें फिक्स क्या है, जर्नी फिक्स्ड है, मतलब जितना दूर तक मुझे जाना है वो फिक्स है। ये डी फिक्स है, डी एक कांस्टेंट की तरह है। और मुझे प्रोपोर्शनैलिटी किसके बीच में चेक करनी है, द टाइम टेकन एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। तो मान लो कि टाइम टेकन को मैं स्पीड टाइम टेकन को मैं एक्स की तरह मानूं, एक क्वांटिटी, स्पीड ऑफ व्हीकल को वाई की तरह मानूं, तो देखो क्या हो गया, मैं लिखूंगा वाई इक्वल टू, डी तो कांस्टेंट है तो मैं डी की जगह पे के लिख दिया। टाइम एक मेरा दूसरा क्वांटिटी है जिसको हम प्रोपोर्शनल चेक कर रहे हैं, तो वो मैंने एक्स लिख दिया। अब देखो तो ये इस वाले पे मैच कर रहा है कि नहीं, y इक्वल टू के बाई एक्स। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर सो सर पिछली बार वाले में क्या हो रहा था, पिछली बार में हमारा स्पीड कांस्टेंट था और मैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में कंपेयर कर रहा था कि प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन अब मैं स्पीड और टाइम इनके बीच में मैं प्रोपोर्शनैलिटी को देख रहा हूं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, ओके। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है वो हमने देख लिया। ये बोल रहा है कि फिक्स्ड जर्नी फिक्स्ड है, मतलब ये कांस्टेंट है डी। तो मेरे को टाइम और स्पीड के बीच में देखना है, मेरा इस वाले फॉर्म में आ रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो सो इसको यस कर दें, वाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो मान लो एक कंट्री बना लेते हैं, इंडिया बना लें, लेकिन प्लीज पार्डन में अगर मैं थोड़ा बहुत ना इधर उधर बना दिया, ये छोड़ो यार। अगर मैं सही से बना नहीं पाऊंगा तो मैं अपनी कंट्री का नहीं बनाऊंगा फिगर, है ना। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल ले लेते हैं।
लेकिन अगली बार सीख लूंगा मैं, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं। ऑल्दो पता है, बट एक होता है ना कि अपना देश के लिए रिस्पेक्ट, गलत क्यों बना मैं। सो लेट्स से कि कोई एक कंट्री है बच्चों, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ले लेते हैं। लो, मान लो पाकिस्तान है। इसमें गलत बन गया तो मुझे कोई परेशानी नहीं। या तो अगर ये कंट्री है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, अब इसमें बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, यूं यूं ऐसे इतने सारे सब जगह पे यहाँ पे लोग हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, ठीक है। मान लो कि अगर यहाँ पे तीन ही लोग होते, तो हर आदमी के पास जमीन कितना होता? इतना। ये बोलेगा ये इतना मेरा जमीन है, ये तीसरा बोलेगा मेरा जमीन है। तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, अगर तीन ही लोग हैं तो हर किसी के पास ज्यादा ज्यादा जमीन है। अब इसी में मैं बोल दूं कि छह लोग गए, ये लो, ये लो, एक और इसमें आ गया, तो छह लोगों में जमीन को बांटना पड़ेगा। पर पर्सन एरिया ऑफ लैंड, तो चलो इसको भी बांट दो, इस वाले को भी बांट दिया दो हिस्से में, इसको भी बांट दिया दो हिस्से में। अब देखो, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन कम हो गया ना। पहले एक आदमी के पास इतना एरिया था ये पूरा, अब एक आदमी के पास इतना है, और ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे तो और जमीन जो है हर आदमी के पास कम होता जाएगा। तो जी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यस, यही तो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर कौन, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसमें? पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़े तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन घटेगा। ये दो क्वांटिटी है, पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑलराइट, तो सिंपल ही था, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की स्टार्टिंग वाली है, तो इसलिए मैं थोड़े से धीरे धीरे आप लोगों को समझा रहा हूँ। आओ और भी देखते हैं। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इन अ टेलीविजन, इन अ टेलीविजन गेम शो, द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स द विनर। ठीक है जी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है ये पूछ रहा है मेरे से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो, अगर एक ही विनर होगा, कोई एक गेम शो हो रहा है और उसमें बोला गया कि एक ही विनर है, तो पूरा का पूरा उसको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1 लाख रुपए मिल गया। अगर टाई हो गया तो टाई ब्रेकर राउंड, मतलब दो विनर है, बोला चलो तुम भी विनर और तुम भी विनर, ऐसा होता भी तो है ना, कि दो लोग विनर हो गए, तो दोनों में 50-50 थाउजेंड रुपीज बट जाएगा। सोचो, अगर चार विनर हो जाते तो पैसा तो वही है, पैसा तो 1 लाख रुपए ही है जी, 1 लाख रुपए से ज्यादा तो दे नहीं सकता। तो इस 1 लाख रुपए को चार हिस्से में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हर व्यक्ति को मिलेगा 25,000। ओके। अगर पांच विनर हो गए तो वही 1 लाख को पांच में डिवाइड कर दो, कितने कितने मिलेंगे? 20-20 हजार रुपए। देखो 20,000 20,000 20,000 20,000 ऐसे करके पांच से मल्टीप्लाई करो, 1 लाख रुपए बन गए। अगर आठ आदमी हो गए तो, आठ लोग विनर हो गए तो आठ लोगों में ये दस दस एक 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कितना होगा? 1 लाख 30 डिवाइडेड बाई 8 करके देखते हैं, तो 8 एकम 8, फिर 2 20, 8 दूना 16, फिर 40 और फिर डबल जीरो, तो मेरे हिसाब से 12,500, या 12,500। तो देखो, हर किसी को मिलेगा 12,500 रुपए। किसको? 8 लोगों को। अगर 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना होता तो हर किसी को 10-10 हजार मिलेगा, और अगर 20 लोगों में होना होता तो
तो हर किसी को 5-5 हजार मिलेगा। कैसे निकाल दिया मैंने 5? वही सेम, 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 कर दो, 0 0 कट गया, 2 5 10, 1 2 3 0, 5000 आ गया ना, देखो ये 5000 लिखा है। सो अब देखते हैं, जब मैंने ये सारी चीजें प्राइस निकाल ली हैं, अब तुम खुद ही बताओ, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्या नंबर ऑफ, क्या किसकी बात हो रही है? हमेशा क्वांटिटी की बात करते हैं ना प्रोपोर्शनल के टाइम पे, तो किसके बीच में कंपैरिजन करो? नंबर ऑफ विनर्स एंड प्राइस फॉर ईच विनर, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि देखो, नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स ये बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, 4 विनर हुए, लेकिन जब 4 विनर हुए तो तो पहले 1 लाख रुपए मिल रहा था, अब 25,000 मिल रहा है, ये घट रहा है। तो ये इसकी तरह है, अगर मैं x को मान लूं नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स, और मैं y को मान लूं कि प्राइस फॉर ईच विनर, प्राइस फॉर ईच विनर, ओके, तो ये दोनों क्वांटिटी x एंड y आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम ऐसे लिखेंगे, x इक्वल टू सम कांस्टेंट k डिवाइडेड बाई y। देखो, अगर y बढ़ेगा तो x घटेगा, और वही हो भी रहा है। देखो, y यहां पे अगर 1 लाख है तो x कम है, सबसे 1 है। y अगर जो 5,000 है तो x जो है 20 है। y अगर घटेगा, y अगर 50,000 हुआ तो x बढ़ रहा है, देखो 2 4, है ना जी। सो ये है बच्चों, दिस इज योर, this is the mathematics for inversely proportional, inversely proportional। सो ये भी अपना हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, और फिर आगे के क्वेश्चंस आगे की क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। तो ये स्पोक होता है, इसको मिला करके और व्हील बना रहा है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal। तो ये बोल रहा है कि स्पोक तो लगाएगा, लेकिन ऐसे वो लगाना चाहता है कि ये एंगल हमेशा बराबर रहे, ठीक है। तो पहले टेबल कंप्लीट करते हैं। बोल रहा है अगर 4 स्पोक हुआ तो बताओ कितना एंगल्स होंगे? ये टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। हमने पढ़ा है ना अपने पुराने चैप्टर्स में, पुराने लेक्चर्स में, देखो मैंने अच्छे से समझाया था 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को 4 बराबर भागों में बांटना है। क्यों बराबर भागों में? क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो देखो, अगर मान लो इसको x मान लिया, तो ये क्या है? ये भी x है, तो फिर ये भी x है, तो ये भी x है, ठीक। तो देखो, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना x? 4x। और ये 4x टोटल 360 डिग्री होता है। तो अब देखो, x इक्वल टू कितना आ गया? 360/4, तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मुझे पता चल गया कि अगर बराबर बराबर सारे एंगल्स को रखना है और 4 स्पोक लगाने हैं, तो ये x मेरा 90 डिग्री आएगा। देखो 90 डिग्री तो आया। और सोचने वाली बात भी है, देखो 90 डिग्री, ये भी अगर 90 डिग्री होता, ये भी 90 डिग्री होता, ये भी 90 डिग्री होता, तो चारों बराबर तो हो ही गए, और प्लस चारों को ऐड कर दो तो 360 डिग्री आता है। सोचो वही 6 स्पोक होंगे तो देखो 60 60 डिग्री। क्यों? सेम वही बात, 6 से डिवाइड कर दो 360 को, तो 360 को 6 से डिवाइड किए तो कितना आएगा? 60 डिग्री। तो मुझे पता चल गया कि हर एंगल, अगर 6 स्पोक है तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे।
अगर 8 स्पोक होंगे तो भी कोई बात नहीं, 360 डिवाइडेड बाई 8 कर दूंगा तो कितना आएगा? 45 डिग्री। तो यहां पर भर दें 45 डिग्री। अगर 10 स्पोक लगा दिया उसने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 36 डिग्री। तो ये 36 डिग्री हो गया। अगर 12 स्पोक होता तो कोई बात नहीं, टोटल 360 डिग्री होता है, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो मैं इसको लिख दूंगा 30 डिग्री। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमने बॉक्स कंप्लीट कर दिया। ओके, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स and the angle formed between the pair of consecutive spoke, okay, in inverse proportion। देखो पूछ रहा है ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो नंबर ऑफ स्पोक्स है और ये एंगल, ये जो दोनों क्वांटिटी है, क्या ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? खुद देखो, नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहा है, एंगल क्या हो रहा है? एंगल घट रहा है। 90 था तो 60 हो गया, 45 हो गया, 36 हो गया, 30 हो गया। तो यस, ऑफ कोर्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यस, they are inversely proportional. Calculate the angle between a pair of consecutive spoke on a wheel with 15 spoke। अच्छा, अब अगर 15 स्पोक होता, अगर ये 15 होता यहाँ पे, तो ये पूछ रहा है कि कितना एंगल होता। बस कुछ नहीं, ये 360 था, जैसे हमने 12 स्पोक का निकाला था वैसे ही 15 का भी निकाल लेंगे। 360 डिवाइडेड बाई 15 कितना होगा बताइए? 24। तो मैं लिखूंगा 24 डिग्री होगा। तो ये भी डन हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया। हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री? ओके, तो मुझे नहीं पता, ये वाला मुझे पता है कि 40 डिग्री है। तो देखो, मुझे 360 से कितना डिवाइड करेंगे ये नहीं पता है, तो इसको कुछ मान लेते हैं। मान लिया जाए y, ठीक है, या लिख देते हैं नंबर ऑफ स्पोक्स, स्पोक्स लिख देते हैं, नहीं पता है मुझे। लेकिन मुझे इतना पता है कि 360 को अगर स्पोक से डिवाइड करूंगा तो आना चाहिए 40 डिग्री, इक्वल टू 40 डिग्री। तो देखो, स्पोक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पोक्स को इधर लेके चले गए, इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 40। ये कितना आ गया? 9। तो अगर 9 स्पोक्स होगा तो तुम्हारा 40 डिग्री एंगल होगा। देखो, देखने वाली भी बात है यहाँ पे। 8 पे कितना था एंगल? 45 डिग्री। तो 9 कहीं यहां पे रहेगा, तो 9 पे एंगल होगा 40 डिग्री। देखो 45 से कम हो गया ना, 10 पे और कम हो जाएगा, देखो 10 पे 36 हो गया। अगर 12 स्पोक है तो और एंगल कम हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो मैंने ऐसे चेक भी कर लिया कि मेरा आंसर भी सही है, क्योंकि 9 स्पोक पे 40 होना चाहिए, 45 और 36 के बीच में होना चाहिए कहीं। तो दिस इज ऑल्सो डन। ठीक है, सो बाकी और भी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके के, हम जो आगे के क्लास में उस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा इसी को एक और तरीका बताऊं सॉल्व करने का। या चलो ठीक है, आगे क्लास में करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। सो क्लियर है ना? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे।